जी हां, बिल्कुल आपने सही पढ़ा। थंबनेल और टाइटल में जो बात लिखी है वो बिल्कुल सही है। सऊदी अरब ने भी यमन के ऊपर रॉकेट से हमला कर दिया है। सारे सबूतों के साथ इस खबर को आपके सामने रखने वाला हूं। दरअसल कल शाम अमेरिका और ब्रिटेन की वायुसेना ने यमन के कुछ शहरों में हवाई हमले किए। नुकसान ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हमेशा की तरह इस बार भी खाली जगहों पर अपने बमों को गिराकर वापस आ गई। सिर्फ धमकाने के लिए, यमन को डराने के लिए इस तरह की हवाई बमबारी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की तरफ से समय समय पर की जाती रही है। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सऊदी अरब ने भी यमन के सादा में वाकिम सीमा जिले को रॉकेट से निशाना बनाया। यमन का जो सादा शहर है उसके वाकिम सीमा जिले को सऊदी अरब ने अपने रॉकेट से निशाना बनाया है। इस बात की जानकारी अल मयादीन मीडिया हाउस की तरफ से दी गई है। अल मयादीन मीडिया हाउस कोई छोटा मोटा नहीं है, मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है। अल मयादीन हुआ, अनादोलू हुआ, अल जजीरा हुआ, ये 2-3 मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो एक अलग पहचान रखते हैं, जो इस जंग पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। अल मयादीन के संवाददाता ने इस बात की जानकारी दी है अल मयादीन नेटवर्क को कि सऊदी अरब ने एक रॉकेट छोड़ा था जो यमन के सादा शहर के अंदर जाकर गिरा है। तो मान सकते हैं कि सऊदी अरब भी अमेरिका और ब्रिटेन की तरह यमन के ऊपर निशाना साधे तो बैठा है। ये जो कुछ मदद की जा रही है गाजा की कुछ मुस्लिम देशों के द्वारा, यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा है दुनिया के मुसलमानों का मुंह बंद कराने के लिए, वरना पूरी तरह से ये अरब वर्ल्ड जो है ना, इन यहूदियों का, इन अमेरिकियों का गुलाम बना हुआ है। लगातार ये बातें मैं आपके सामने करता हूं, मुझे भी शर्म आती है इनके बारे में इस तरह की लगातार बातें बताते हुए। फिलहाल एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुंचा था। सऊदी अरब ने सिर्फ $40 मिलियन सहायता देने का ऐलान किया है। आपको बताता चलूं, जब 2022 में यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हुई थी तो सऊदी अरब ने $400 मिलियन की सहायता दी थी, लेकिन गाजा के लिए सिर्फ $40 मिलियन। बड़ी खबर लाल सागर से आ रही है। लाल सागर में चाइना और रशिया ने हूतीस के साथ नेविगेशन के संबंध में एक समझौता किया है। थोड़ा आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। लाल सागर से कोई भी जहाज अगर गुजरेगा तो उसकी पूरी जानकारी रशिया और चीन की तरफ से हूतीस को दी जाएगी। यह कंफर्म कराया जाएगा हूतीस को कि ये जो जहाज लाल सागर से गुजर रहा है ये चाइना का जहाज है या फिर रशिया का जहाज है या फिर किसी और देश का जहाज है। तो चाइना और रशिया ने हूतीस के साथ नेविगेशन के संबंध में ये एक नया समझौता कर लिया है। इससे फायदा यह होगा कि हूतीस लाल सागर में जो हमले करते हैं वो हमले चाइना और रशिया जैसे देशों के जहाजों पर नहीं किए जाएंगे, और साथ ही साथ यह भी हूतीस को आसानी से पता लग जाएगा कि जो जहाज लाल सागर से गुजर रहा है वो किस देश का जहाज है। तो कह सकते हैं कि चाइना और रशिया हूतीस के साथ आ चुके हैं। दोस्तों, बहुत दिन पहले मैं आपको एक खबर बता चुका हूं कि गाजा के करीब समुद्र में अमेरिका एक नई बंदरगाह बनाने का प्लान तैयार कर रहा था। प्लान तैयार क्या कर रहा था, बल्कि बंदरगाह बनना शुरू हो चुकी है। ट्रकों में मलबा भर भर के गाजा के किनारे समुद्र में आना शुरू हो चुका है। ये जो मलबा आ रहा है ना, इसमें गाजा के लोगों की हड्डियां भी हैं। जो गाजा के लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए थे, उस पूरे मलबे को उठाकर समुद्र में ट्रकों के जरिए लाया जा रहा है और वहां पर एक बंदरगाह बनाई जा रही है। ये जो बंदरगाह बन रही है ना अमेरिका की तरफ से, ये गाजा के लोगों के लिए आसानियां पैदा नहीं करेगी बल्कि और ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगी। अमेरिका ने गाजा के करीब बंदरगाह बनाने का प्लान बनाया और बंदरगाह को बनाना शुरू भी कर दिया, लेकिन पूरा अरब वर्ल्ड खामोशी के साथ इसको देख रहा है। कोई अमेरिका को नहीं टोक रहा है कि आप यहां पर बंदरगाह क्यों बना रहे हैं। इसके खतरनाक परिणाम बहुत जल्द आपके सामने दिखाई देंगे। उधर बड़ी खबर लेबनान के बॉर्डर से आ रही है। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने आज बहुत सारे रॉकेट दागे और ये रॉकेट सीधे हमारे सैन्य ठिकानों पर थे, जिसमें 17 सैनिकों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूं। हिजबुल्लाह ने आज जो हमले किए उसमें इजराइल के 17 सैनिक मारे गए हैं। इस बात का दावा खुद इजरायली मीडिया की तरफ से किया गया है। उधर अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में एक बार फिर से दिखावा करते हुए गाजा में तुरंत सीजफायर का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका ने यूएन से कहा है कि हम ये प्रस्ताव रख रहे हैं और आप इसको लेकर आगे बढ़ें, गाजा में तुरंत सीजफायर करवाएं। क्या ड्रामेबाजी चल रहा है अमेरिका। लेकिन इस प्रस्ताव के पीछे शर्त एक रख दी है अमेरिका ने कि हम ये प्रस्ताव रख तो रहे हैं, इसको आप पास करवाइए यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन बंधकों के बिना यह प्रस्ताव पास नहीं होगा। जब तक हमास इजराइल के बंधकों को नहीं छोड़ेगा,
इस प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन में पास नहीं किया जाएगा। आइए अब आपको गाजा की मौतों का आंकड़ा भी बता देता हूं। कई दिन से मैंने आपको यह आंकड़ा नहीं बताया है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि पिछले 24 घंटे में इजराइल ने 7 बड़े नरसंहार किए, जिसमें 65 लोगों की मौत हो गई। अस्पतालों में 92 लोग घायल हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, सड़क पर पड़े हुए हैं, लेकिन एम्बुलेंस उन लोगों तक पहुंचने में नाकाम है, क्योंकि इजरायली सेना एम्बुलेंस को वहां तक नहीं पहुंचने दे रही है। 7 अक्टूबर से आज तक की बात करें तो 31,988 लोग अब तक गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं। 74,188 लोग पूरी तरह से घायल हैं और हजारों लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ये जो 31,988 का आंकड़ा है ना, ये 50,000 से भी ऊपर निकल गया है। जब इतने बड़ी बिल्डिंगें गिरी हैं तो सबको निकालना बिल्डिंगों के नीचे से, मलबे के नीचे से पॉसिबल तो नहीं है ना। बहुत सारे लोग उसी के अंदर दबकर खत्म हो गए, मिट्टी में मिल गए। एक और बड़ी और दर्दनाक खबर यह है कि फिलिस्तीन के तकरीबन 20 कैंसर के मरीज, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, इजराइल के शहर तेल अवीव और जेलेम के कुछ अस्पतालों में उनका इलाज हो रहा है। लेकिन अब इजराइल उन 20 कैंसर के मरीजों को अपने यहां से भगाने का प्लान तैयार कर चुका है। इजराइल का कहना है कि अब इन लोगों का इलाज हमारे देश के अंदर नहीं होगा, इन कैंसर के मरीजों को यहां से फिलिस्तीन के अंदर भगा दिया जाएगा। उधर इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल के तेल अवीव में लाइट स्टेशन पर कई सारे रॉकेट दागे हैं, जिस वजह से बहुत सारे इलाकों में सप्लाई ठप हो चुकी है। तेल अवीव के अंदर ये जो लाइट स्टेशन है, वहां पर बिजली बनाई जाती है, वहीं पर रॉकेट दागे, जिससे काफी नुकसान हुआ और लाइट की सप्लाई भी ठप हो गई। एक खबर आपको अल-शिफा हॉस्पिटल की भी बता देता हूं। कई दिन से इस टॉपिक पर मैं आपके सामने खबरें रख रहा हूं। इजराइल की सेना ने अल-शिफा हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। खुद इस बात को कबूल किया है इजराइल की सेना ने कि हमने ये जो हमले किए थे, इसमें 140 लोगों की मौत हुई है। लेकिन ये 140 लोग जो है ना, इनको इजराइल हमास के लोग बता रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि ये लोग हमास के लोग थे, इनके पास बंदूकें भी थी, हमने जो हमले किए उसमें इनकी मौतें हुई हैं। दोस्तों, लास्ट में एक और बड़ी खबर आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन इस खबर पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ब्रिटेन इजराइल को धमकी दे रहा है कि वो इजराइल की हथियारों की सप्लाई रोक देगा, इजराइल को हथियार देना बंद कर देगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इजराइल कुछ राजनयिकों को और रेड क्रॉस की टीम को 7 अक्टूबर के हमले में जो हमास के लोग शामिल थे, उनको इजरायली सेना ने गिरफ्तार करके अपनी जेलों में डाल दिया था। इजराइल रेड क्रॉस की टीम को उनसे नहीं मिलने दे रहा है। ऋषि सुनक वाला ब्रिटेन यह चाहता है कि रेड क्रॉस की टीम और कुछ राजनयिक हमास के उन लोगों से मिलें जो 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे और उनसे कुछ बातचीत करें, लेकिन इजराइल उनसे बातचीत नहीं करने दे रहा है। जब 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था तो उस वक्त कुछ लोगों को हमास के इजराइल ने पकड़ लिया था, जेलों के अंदर वो बंद है। उन्हीं से कुछ बातचीत करना चाहता है ब्रिटेन वाला प्रधानमंत्री और उसके कुछ राजनयिक। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर आपने हमें बात नहीं करने दिया तो हम भी आपको हथियार देना बंद कर देंगे, साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन भी आपको हथियार नहीं देगा। लेकिन इन लोगों की बातों पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये लोग ऊपर से कुछ हैं और अंदर से कुछ, दिखावा दुनिया के सामने कुछ और करते हैं और अंदर अंदर सप्लाई हथियारों की होती रहती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।